मैं बहुत ढूँढने के बाद एक ऐसी मूवी लेकर आ गया हूँ जिसको देखने के बाद मैंने सोचा कि आपको भी पक्का दिखानी है चाहे कुछ भी हो जाए। आपको बता दूँ कि ना एक फ़ेमस बुक है जिसके 2 वॉल्यूम्स पब्लिश हो चुके हैं और तीसरा वॉल्यूम जल्द ही पब्लिश होने जा रहा है। लेकिन इस थर्ड वॉल्यूम को कई भाषाओं में पब्लिश करने के इरादे से वो नॉन ट्रांसलेटर्स को हायर करते हैं। एंड क्योंकि ये बहुत ही ख़ास बुक होती है और रिलीज़ होने से पहले ये कहीं लीक ना हो जाए, इसलिए उन ट्रांसलेटर्स को एक सीक्रेट बंकर में रखा जाता है। उस बंकर के अंदर ना तो कोई फोन यूज किया जा सकता है और ना ही इंटरनेट। बाहर की दुनिया से मानो उनका कनेक्शन पूरी तरह से कट हो जाता है और 2 महीने के लिए इन्हें इस तरह यहाँ पर रहकर इस बुक को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करना है। लेकिन यहाँ आने के बाद उन ट्रांसलेटर्स को जो शौक पे शौक लगता है वही इस मूवी की शॉकिंग कहानी है। क्या वो ट्रांसलेटर्स यहाँ से बच पाए और आखिर में क्या हुआ, ये जानने के लिए आइए देखते हैं 2019 में रिलीज हुई ये सुपर फ्रेंच मिस्ट्री थ्रिलर जिसका नाम है द ट्रांसलेटर्स। तो मूवी की शुरुआत में एक पब्लिशिंग कंपनी के सीईओ एरिक को दिखाते हैं जो एक बड़े बुक फेयर में अनाउंस करता है कि देखिए, डीडलेस नाम के फेमस बुक का थर्ड वॉल्यूम हम जल्द ही कई भाषाओं में पब्लिश करने वाले हैं। एंड पहले 2 वॉल्यूम्स को आप लोगों ने जिन जोरों शोरों से खरीदा उसको देखकर हमें लगा कि जरूर हमें थर्ड वॉल्यूम बनाना चाहिए। एंड अगले 2 महीनों में ही हम थर्ड वॉल्यूम को आपके लिए पब्लिश करने वाले हैं। एंड दोस्तों, इस तरह इस बुक के पहले 2 वॉल्यूम्स को पढ़कर सभी थर्ड वॉल्यूम का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। एंड इस तरह की एक्साइटमेंट इतिहास में किसी और बुक को शायद ही मिली हो। इतना ही नहीं, डीडलेस बुक का ओरिजिनल ऑथर कौन है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस कदर उसे सीक्रेट रखा गया है दोस्तों। तो चलिए जरा आपको इंट्रोडक्शन करा देते हैं। डीडलेस को ट्रांसलेट करने के लिए अलग अलग देशों से प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स को बुलाया जाता है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये है पोर्टुगीज ट्रांसलेटर टेल्मा और ये है डेनमार्क की ट्रांसलेटर हेलन। वो अपने पति और बच्चों से विदा लेती है कि मैं जल्द ही आ जाऊंगी काम खत्म करके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। अगला है एक टीनेज ट्रांसलेटर जिसका नाम है एलेक्स, जो कि इंग्लैंड में रहता है। और ये है जर्मन ट्रांसलेटर इंग्रिड, ये स्पेनिश ट्रांसलेटर जेवियर। अगला है इटालियन ट्रांसलेटर डेरियो और उसके बाद है ग्रीक ट्रांसलेटर कैंड्रिनोज। और आखिर में अपने चाइनीज भाई यानी कि जैन यानी कि चाइनीज ट्रांसलेटर। और रशियन बताना तो भूल ही गया, रशियन ट्रांसलेटर है कैथरीना। तो ये सारे प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स फ्रांस आते हैं जहां इन्हें ट्रांसलेशन का काम करना है। उसके बाद उनको एक बड़े मेंशन में ले जाया जाता है जहां वो बहुत ही पीसफुली अपना काम कर सकेंगे। एंट्रेंस पर ही उनके मोबाइल्स ले लिए जाते हैं। ये जगह किसी राजमहल से कम नहीं लगती दोस्तों। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं कि 2 महीने इस शानदार जगह में रहने का मौका मिल गया, वाह कितनी अच्छी किस्मत है हमारी। लेकिन पब्लिशर की असिस्टेंट इन्हें नीचे लेकर जाती है जो कि एक बेसमेंट की तरह दिखता है। वहां पर एक बंकर के अंदर वो इनको लेकर जाती है। इन ट्रांसलेटर्स को तो और भी एक्साइटमेंट होती है क्योंकि इससे पहले कि बाहर के लोग इस वॉल्यूम 3 को पढ़ें, इन्हें उस बुक को पढ़ने का मौका मिल रहा है। उसे पढ़कर वो अपनी भाषाओं में उसे ट्रांसलेट करेंगे। एंड पब्लिशर नहीं चाहता कि बुक का एक भी शब्द इंटरनेट या किसी और तरीके से लीक हो जाए, वरना पब्लिशिंग कंपनी का कोई फायदा नहीं होगा। एंड यहाँ तो इंटरनेट भी नहीं है। लेकिन उनको कहा जाता है कि आपकी जरूरत की सारी चीजें हम देंगे, जैसे कि अच्छा खाना, अच्छी रहने की जगह, गेम्स वगैरह सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है। फिर दोस्तों वो उनको दूसरे कमरे में लेकर जाती है जहाँ गार्ड्स खड़े होते हैं और वो इन्हीं को देख रहे होते हैं। वहाँ पब्लिशर एरिक आता है और ट्रांसलेटर से कहता है कि हम रोज हर एक को 20 पेजेस देंगे जिन्हें उसी दिन के अंदर आपको ट्रांसलेट करना होगा। वैसे ट्रांसलेशन के लिए 1 महीना काफी होगा, लेकिन उसके बाद आपको ये चेक करना होगा कि आपका ट्रांसलेशन ठीक है या फिर उसे बेहतर किया जा सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर 2 महीने रखा जाएगा और इस दौरान आपको ध्यान रखना है कि एक छोटी सी भी गलती ना हो जाए। अगर इस बुक का कोई भी पार्ट लीक हुआ तो बस समझिए आपका करियर खत्म हो जाएगा, ऊपर से जेल की सजा वो तो पक्की है। इस तरह की सख्त कंडीशंस बताकर एरिक उनको डरा भी देता है। लेकिन कहा, ट्रांसलेटर्स तो यहाँ पर अपना काम करने आए हैं तो काम करके ही जाएंगे। उनका कोई गलत इरादा नहीं होता और वो तुरंत अपने काम पे लग जाते हैं। कैथरीना तो बुक का पहला पेज पढ़कर इतनी इमोशनल हो जाती है कि उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इतना अच्छा होता है इस बुक का नरेशन स्टाइल। सभी अपनी अपनी भाषा में पहले 20 पेजेस ट्रांसलेट कर लेते हैं। तभी वहां पर एरिक एक सूटकेस लेकर आता है जिसके अंदर बुक का ओरिजिनल स्क्रिप्ट है। उसके अलावा कुछ देशों के फ्लैग्स के साथ पेन ड्राइव्स होते हैं। एक को निकाल कर वो कंप्यूटर से कनेक्ट करके निकाल देता है। तब डेरियो कहता है कि मुझे इस बुक के ऑथर से मिलना है। एरिक भी कहता है कि ऑथर का नाम है ऑस्कर, लेकिन वो कहाँ है, औरत है या आदमी, इसके बारे में कोई पता नहीं लगा सकता। तब एलेक्स कहता है कि अरे हम उनकी बुक ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमें उनसे मिलवाने में क्या अर्ज है। एरिक कहता है कि ऑस्कर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता और किसी से मिलना भी नहीं चाहता, इसलिए इस बात को तो छोड़ दो कि उनसे मिलना है। अगले सीन में दोस्तों आ जाइए, कैथरीना एरिक के कमरे में वेट कर रही होती है। शायद लगता है कुछ पूछने आई हुई है, लेकिन एरिक तो दूसरे कमरे में फोन पर बात कर रहा होता है। इसी बीच वो चुपके से उस सूटकेस को खोल देती है जिसमें होती है ओरिजिनल स्क्रिप्ट।
इतने में वहां पर एरिक की आहट सुनकर वो सब कुछ वैसे ही बंद करके चुपचाप बैठ जाती है। हैरी कहता है कि तुमने आज बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट किया है और तुम बहुत ही जल्दी काम भी करती हो। असल में दोस्तों वो कैथरीना को इम्प्रेस करना चाहता है। कैथरीना भी इम्प्रेस होने की एक्टिंग करने लग जाती है। कट करके यहाँ से कुछ महीने पहले का फ्लैशबैक दिखाते हैं, जब एरिक सिटी से दूर एक पुराने बुक शॉप में जाता है। वहाँ वो एक बुजुर्ग से मिलता है जिसका नाम है जॉर्ज। एरिक कहता है, आपने बुक्स लिखकर जो पैसे कमाए हैं उससे तो पूरी दुनिया को खरीदा जा सकता है। जॉर्ज भी हंसकर कहता है कि हाँ हाँ, अब टील्डस का ये तीसरा वॉल्यूम भी लिख लूंगा तो फिर मैं लिखना बंद कर दूंगा। एंड इनकी बातों से तो ये लगता है कि टील्डस का ओरिजिनल ऑथर जॉर्ज ही है। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। अब आ जाइए प्रेजेंट में। प्रेजेंट में बंकर के अंदर देखते हैं, जहां पर ट्रांसलेटर्स अपना काम भी करते हैं और एंटरटेनमेंट भी बहुत ज्यादा हो जाता है उनके लिए। बहुत मजे करते हैं वो सभी, बहुत बढ़िया तरीके से ट्रांसलेट भी करते हैं और फ्री टाइम में पार्टी ड्रिंक्स गेम्स वगैरह बहुत मजा लूटते हैं। लेकिन तब शुरू होती है एक प्रॉब्लम। एरिक को आता है एक मैसेज जिसको देखकर उसके गुस्से का ठिकाना नहीं होता। वो तुरंत सारे ट्रांसलेटर्स को बुलाकर उन्हें पूरी तरह डांटता है। दरअसल डीडलस की वॉल्यूम 3 के 10 पेजेस इंटरनेट पर पब्लिश हो चुके थे और जिसने भी ये मैसेज किया था वो डिमांड कर रहा था कि मुझे 5 मिलियन यूरोस दे दो, वरना मैं बुक के अगले 100 पेजेस एक ही दिन में पब्लिश कर दूंगा। अब एरिक गुस्से में कहता है कि तुम्हारे अलावा किसी ने बुक का ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं देखा और मुझे पता है कि तुम में से किसी एक ने इसे लीक किया है। चुपचाप बता दो किसका काम है वो। अब दोस्तों इतनी सीरियस बात हो रही थी कि तभी एक ट्रांसलेटर हंस पड़ता है कि अब बताओ, ये बुक तो लीक हो चुकी है, मतलब इसे अब कोई नहीं खरीदेगा। हो गया ना नुकसान। एरिक को उसको देखकर इतना गुस्सा आता है ना कि वो अपने गार्ड से कहकर उस ट्रांसलेटर को पीटने लग जाता है। तब जाकर बाकी ट्रांसलेटर्स घबरा जाते हैं कि ये लोग तो हाथ उठा रहे हैं हम पर। एरिक सबको धमकाता है कि अगर किसी ने अपनी गलती नहीं मानी तो सजा सबको मिलेगी, कहकर वो चला जाता है। उसके बाद गार्ड्स हर एक कमरा चेक करते हैं और सारी चीजें इधर से उधर कर देते हैं। कुछ ट्रांसलेटर्स के साथ वो वायलेंट भी हो जाते हैं। एंड जब वो हेलन के कमरे में चेक करते हैं तो तकिए के नीचे एक स्क्रिप्ट होता है। फिर वो उसको एरिक के हवाले कर देते हैं। एरिक पूछता है ये क्या है। हेलन बताती है कि ये तो मेरा अपना नोवेल है जिसे मैं 8 साल से लिख रही हूँ। वो कहती है कि राइटिंग मेरा पैशन है, लेकिन शादी के बाद बच्चे होते रहे और मैं इस पर फोकस नहीं कर पाई। एक पल के लिए भी मैं आराम से लिख नहीं पाती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ डीडलस को ट्रांसलेट करके जब मुझे वक्त मिलेगा तो मैं चैन से इसको लिख पाऊंगी। लेकिन एरिक उसको पढ़कर कहता है ये तो बहुत ही लो क्वालिटी की राइटिंग है। इसमें वक्त बर्बाद करने के बजाय तुम्हें हमारी बुक पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन हाँ तुम्हें सजा तो जरूर मिलेगी, कहकर वो उन सारे पेजेस को आग में डाल देता है। हेलन बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसकी 8 साल की मेहनत आग में चल गई। एंड अब अगले सीन में सारे ट्रांसलेटर्स डिस्कस करते हैं कि हम सभी प्रोफेशनल ट्रांसलेटर्स हैं, ऐसे में कौन पेजेस को लीक कर सकता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चैन कहता है कि जरूर किसी ने अपना फोन यहाँ पर छुपा रखा होगा, उसी के जरिए ये लीक हुआ है। अब सब एक ट्रांसलेटर को देखने लग जाते हैं जिसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई है। वो भी कहता है कि अरे मुझे ऐसा क्यों देख रहे हैं सब, यहाँ आने से पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मुझे पट्टी लगी है। पर दोस्तों कोई उस पर विश्वास नहीं करता और जबरदस्ती उसकी पट्टी खोलने लग जाते हैं। सोचते हैं कि कहीं इसके अंदर इसने मोबाइल तो नहीं छुपा के रखा हुआ है, लेकिन यार उसमें सच में चोट लगी होती है, कोई मोबाइल नहीं होता उसके पास। यहाँ पर एलेक्स परेशान हो जाता है क्योंकि गार्ड्स ने उसके कमरे का बुरा हाल करके रखा था। तब कैथरीना वहां पर आती है। वो कहती है मुझे तुम पर शक है, तुम पक्का कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तुम असल में एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हो ही नहीं, तुमने ही उन पेजेस को लीक किया होगा। एंड तब एलेक्स एक सच रिवील करता है कि हाँ मैं एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर नहीं हूँ बल्कि डीडलस बुक का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब डीडलस के पहले 2 वॉल्यूम्स रिलीज हुए तो उसने दोनों बुक्स पढ़े, लेकिन उसे उनका इंग्लिश ट्रांसलेशन उतना खास नहीं लगा। इसलिए उसने अपने आप दोबारा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया जो प्रोफेशनल इंग्लिश ट्रांसलेशन से काफी अच्छा था और लोग उसे बहुत पसंद करने लगे। एंड तब एरिक ने एलेक्स की बहुत तारीफ की थी और पूछा कि तुमने इंग्लिश ट्रांसलेशन क्यों किया जबकि ये बुक पहले से इंग्लिश में अवेलेबल थी, वैसे तुम्हारा ट्रांसलेशन भी बढ़िया है। एंड तब एलेक्स ने उसको बताया था कि वो डीडलस ट्रिलॉजी का बहुत हार्ड फैन है और वो कैसे भी करके डीडलस के ऑथर से बस मिलना चाहता है। वो एरिक से कहता है कि मैंने तो तीसरे वॉल्यूम का पहला सेंटेंस भी गैस कर लिया है। एरिक कहता है कि लिख के दिखाओ तुमने क्या गैस किया है। एलेक्स लिखता है तो एरिक तो एकदम चौंक जाता है क्योंकि ये एग्जैक्टली वही लाइंस हैं जो ओरिजिनल ऑथर ने लिखे थे। एरिक पूछता है ये तुमने कैसे गैस कर लिया, हालांकि वॉल्यूम 3 तो रिलीज हुआ ही नहीं। तब एलेक्स बताता है कि पहले 2 वॉल्यूम्स में कई हिडन डिटेल्स हैं, उन्हीं के आधार पर मैं गैस कर पाया कि ऑथर वॉल्यूम 3 को किन लाइंस के साथ शुरू करेंगे। मैंने इतनी मेहनत इसीलिए की क्योंकि मैं ऑथर से मिलना चाहता हूँ, और क्या आप मुझे वॉल्यूम 3 का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का मौका देंगे। उसकी बात से उसके टैलेंट से एरिक बहुत इंप्रेस हो गया था और उसने डीडलस का इंग्लिश ट्रांसलेशन करने के लिए एलेक्स को हायर किया। ओरिजिनल बुक फ्रेंच भाषा में थी। ये सारी बातें एलेक्स कैथरीना को बताता है। यहाँ कैथरीना भी एक बात बताती है कि उसने एरिक के कमरे में उस ओरिजिनल स्क्रिप्ट को देखा। पहले 20 पेजेस पढ़कर मेरी आंखें नम हो गई, उसने कहा। वो कहती है मैं देखना चाहती थी कि अगला पेज कैसा होगा, इसलिए मैंने वो सूटकेस खोल कर देखा,
लेकिन तब तक एरिक आ गया। मेरा और कोई इरादा नहीं था वैसे। एंड इस तरह दोस्तों वो अपने हिस्से का सच बता देती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि वो ब्लैकमेलर जिसने एरिक को धमकी दी थी कि वो 10 पेजेस पब्लिश करेगा, वो उन पेजेस को सच में पब्लिश कर देता है और हर तरफ वो ट्रेंडिंग हो जाती है। एरिक को तो मतलब इतना गुस्सा आता है, उसका सर फट जाता है। वो गुस्से में सारे ट्रांसलेटर्स के कपड़े उतरवा कर बहुत टॉर्चर करता है और चेक करता है कि कपड़ों के अंदर कहीं कुछ छुपा के तो नहीं रखा हुआ है। तब उसको एक और मैसेज आता है कि अब तक तुमने मुझे 5 मिलियन नहीं भेजे। अगर अगले 6 घंटों के अंदर तुमने मुझे 21 मिलियन नहीं भेजे तो टिल्डस बुक के अगले 100 पेजेस मैं पब्लिश कर दूंगा। फिर गई तुम्हारी बुक पानी में। अरे यहाँ पर पागल हो गया है, वो सारा गुस्सा ट्रांसलेटर्स पर उतारता है और कहता है अब तुम लोग मरने तक यहीं पड़े रहोगे और अगर सच नहीं बताया तो और बुरे मरोगे। और यहाँ पर याद रखना तुम्हें अब से कुछ नहीं मिलेगा जब तक तुमने सच नहीं बताया, कहकर वो चला जाता है। उसके बाद लाइट्स भी बंद हो जाती है। असल में सच का पता लगाने के लिए एरिक अपना टॉर्चर शुरू कर चुका है। ये लोग कैंडल जलाकर बैठे होते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि अब क्या होगा। कितने सपने लेकर ये यहाँ पर आए थे कि हमें बुक ट्रांसलेट करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर एक और फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एरिक जब जॉर्ज से मिलने गया था तो उसने जॉर्ज को बताया कि टिल्डस का 3rd वॉल्यूम मैं एक सीक्रेट जगह पर ट्रांसलेट करवाने वाला हूँ। और तब जॉर्ज ने कहा था कि अब मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। जब तुम पहली बार मेरे पास आए थे तो तुम्हारे अंदर बुक्स पब्लिश करने का पैशन था, लेकिन अब तुम पैशन के लिए चीप पब्लिसिटी करके बुक्स को प्रमोट कर रहे हो एंड टिल्डस वॉल्यूम 3 मैं तुमसे पब्लिश नहीं करवाऊंगा। ये सुनकर एरिक चौंक जाता है और कहता है मैं आपको बहुत सारे पैसे देने को तैयार हूँ और आप मेरे लिए और बुक्स लिखिए प्लीज। लेकिन जॉर्ज यहाँ साफ इनकार कर देता है और अब प्रेजेंट में आ जाइए। एक ट्रांसलेटर को दिखाते हैं जो चाकू लेकर एरिक का कत्ल करने जाता है, लेकिन अचानक किसी को देखकर वो चौंक जाता है। असल में हेलन ने फांसी लगा ली है दोस्तों। सभी बड़े दुखी होते हैं। एरिक को लगता है कि मैंने इसकी 8 साल की मेहनत से लिखी नोवेल को आग में जला डाला, शायद इसीलिए इसने फांसी लगा ली। लेकिन इस बारे में दोस्तों यहाँ पर कोई और नहीं जानता कि एरिक ने उसकी नोवेल को आग लगा दी, इसलिए वो कुछ नहीं कहता और वो दूसरों को वार्न करता है कि अगर तुमने भी सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगा। इसी बीच एरिक की असिस्टेंट उसे कॉल करती है। असल में एरिक ने उसे एलेक्स के घर भेजा था कि वहां जाकर पता लगाओ कहीं उसके घर में वॉल्यूम 3 के पेजेस तो नहीं है। असिस्टेंट कहती है कि पूरा घर छान मारा सर, पर वहां कुछ नहीं मिला। यहाँ सारे ट्रांसलेटर्स बहुत दुखी होते हैं कि हेलन उनके साथ इतने दिनों से काम कर रही थी, अचानक उसका दी एंड हो गया। इसी बीच एरिक को फिर से एक मैसेज आता है कि मुझे पैसे अब तक नहीं मिले, इसलिए मैं अगले 100 पेजेस पब्लिश करने वाला हूँ और अगर तुमने मुझे 80 मिलियन यूरोस नहीं दिए तो मैं 200 पेजेस पब्लिश कर दूंगा। बस अब यहाँ से एरिक तो साइको ही बन जाता है और गन दिखाकर सबको शूट करने की धमकी देता है। तब एलेक्स कहता है कि मैंने ही किया ये सब कुछ और किसी को कुछ नहीं पता। एरिक भी उसको पीटने लग जाता है कि मुझे पहले से तुम पर शक था, अब बताओ कि इस लीक को कैसे रोकूं वरना सभी को मार डालूंगा। एलेक्स कहता है कि मैं ये सब एक ऑटोमेटिक सिस्टम के जरिए कर रहा हूँ जो लंदन में एक सीक्रेट जगह पर है। अगर आप 80 मिलियन भेज देंगे तो वो सिस्टम अपने आप रुक जाएगा। एरिक उस सीक्रेट लोकेशन का पता मांगता है। एलेक्स उसको बता भी देता है। फिर एरिक अपने असिस्टेंट को वहां भेजता है, लेकिन एरिक का गुस्सा कम नहीं होता और वो कैथरीना को शूट कर देता है। वहां वो असिस्टेंट उस सीक्रेट लोकेशन पर जाती है जहां पर एक सिस्टम अपने आप काम कर रहा होता है। वो सिस्टम के पास जाती है तो वहां पर एक फोटो होती है जिसमें एरिक असिस्टेंट को डांट रहा है। असल में भी एरिक हमेशा असिस्टेंट को डांटता धमकाता रहता है, इसीलिए अब उसे एरिक पर गुस्सा आने लग जाता है और वो एलेक्स को सपोर्ट करना चाहती है। वो एरिक से बदला लेना चाहती है और कॉल ही कट कर देती है। एरिक चौंक जाता है कि उसके असिस्टेंट ने उसका कॉल क्यों काट दिया और अब कोई और रास्ता न पाकर वो अपने पार्टनर को कॉल करता है और 80 मिलियन यूरोस अपने अकाउंट में ट्रांसफर करने को कहता है। वो भी कर देता है। एरिक उन पैसों को एलेक्स के सिस्टम में ट्रांसफर करता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो अपना फोन ही फेंक देता है। तभी एक ट्रांसलेटर फोन उठाता है तो देखता है डीलस वॉल्यूम 3 का पूरा बुक ही लीक हो चुका है, यानी इंटरनेट पर फ्री में पब्लिश हो चुका है। अब एरिक को इस बुक का तो एक भी पैसा नहीं मिलेगा। गुस्से में वो पागल ही हो जाता है और एलेक्स को शूट कर देता है, लेकिन उसका पागलपन देखकर उसके खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर गन तान देते हैं। बाकी ट्रांसलेटर्स एलेक्स की मौत से बड़े शॉक हो जाते हैं, लेकिन तब पता चलता है कि एलेक्स की जैकेट के अंदर एक बुक थी जिस पर बुलेट लगा था और उसी की वजह से वो बच गया। बाकी वजह ट्रांसलेटर्स भी जिंदा बच निकलते हैं। एरिक को पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। कट करके यहाँ से कैथरीना को दिखाते हैं जो बुलेट लगने की वजह से हॉस्पिटल में होती है। एलेक्स उसके पास बैठा होता है। फिर वो एरिक से मिलने जाता है जो पुलिस कस्टडी में है। एरिक कहता है कि मुझे पहले दिन से शक था तुम पर, जब तुमने कहा था ना कि पहले 2 वॉल्यूम्स को पढ़कर तुमने 3rd वॉल्यूम के पहले सेंटेंस की लाइन गैस कर ली है। झूठ था ना वो सब कुछ। इसका मतलब यह है कि तुम्हें पहले से पता था कि वॉल्यूम 3 में क्या है। बताओ कहाँ से चुराया तुमने ओरिजिनल स्क्रिप्ट को। और तब एलेक्स उसके बहुत करीब आता है और उसके शर्ट पर जो माइक लगा होता है उसे कवर करके कहता है डिडलस बुक का ओरिजिनल ऑथर मैं ही हूँ समझे, और मेरा ही नाम है ऑस्कर। ओहो, ये पहाड़ जितना बड़ा ट्विस्ट सुनकर एरिक तो फ्रीज हो जाता है। और फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब एलेक्स छोटा था तो वो जॉर्ज के बुक शॉप में अक्सर आता था।
उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया था और वो बहुत ही अकेला पड़ गया था, इसलिए वो अक्सर जॉर्ज से मिलने जाता था और वहाँ के बुक्स पढ़ता था। उसे बुक से धीरे धीरे प्यार होने लग गया। वो खुद एक बुक लिखना चाहता था। एंड जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने डीडलस नाम की एक फैंटास्टिक बुक लिखनी शुरू की, जिसमें पोइट्री भी थी, पॉलिटिक्स भी था और बहुत अच्छी कहानी भी थी। उसे जॉर्ज ने पढ़ा तो वो बहुत ही खुश हुआ। उसने एलेक्स से कहा कि अगर ये पब्लिश होगा तो लोग इसको बहुत पसंद करेंगे, लेकिन एलेक्स डरता है कि अगर उसके नाम से पब्लिश हुआ तो न जाने लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे भी या फिर नहीं। इसलिए उसने जॉर्ज से कहा था कि आप ही इसे पब्लिश करवाइए और किसी दूसरे नाम से पर। और जॉर्ज ने इस बुक के पहले 2 वॉल्यूम्स को पब्लिश करने का काम एरिक को दिया। लेकिन जब एलेक्स को पता चला कि बुक्स का सेल्स बढ़ाने के लिए एरिक पब्लिसिटी की चीप तरीके अपना रहा था, तो वो गुस्सा हो गया। उसने जॉर्ज से कहा, आप प्लीज वॉल्यूम 3 एरिक को मत दीजिए, हम कोई और अच्छा पब्लिशर ढूंढ लेंगे। जॉर्ज ने कहा कि ठीक है, मैं एरिक को मना कर दूंगा, तुम एक काम करो, वॉल्यूम 3 लिखना शुरू करो। एलेक्स भी मान गया और इसी वजह से जब एरिक जॉर्ज से मिलने आया तो जॉर्ज ने कह दिया था कि मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा। लेकिन एक दिन अचानक एरिक ने अनाउंस किया कि कुछ ही महीनों में वो वॉल्यूम 3 पब्लिश करने वाला है। उस वक्त वहां पर एलेक्स भी था। वो परेशान हो गया कि जॉर्ज ने तो कहा था कि इसे वॉल्यूम 3 नहीं देंगे, फिर एक कैसा अनाउंसमेंट हो सकता है। और अब प्रेजेंट में जब एरिक को पता चलता है कि एलेक्स ही ऑस्कर है तो वो चौंक जाता है। लेकिन एलेक्स उसे एक और शॉक देता है। एरिक ने जो उसे 80 मिलियन ट्रांसफर किए थे वो वापस एरिक के अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है और एरिक से कहता है, अब पुलिस तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगी कि इतने सारे पैसे तुम्हारे पर्सनल अकाउंट में कहां से आए। जवाब तैयार रखना उनके लिए। एरिक एकदम शॉक हो जाता है और बड़बड़ाने लग जाता है कि तुम ऑस्कर नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने खुद अपने हाथों से उसका कत्ल किया था और उसके पास से वॉल्यूम 3 का ओरिजिनल स्क्रिप्ट चुरा कर लाया था। यहाँ फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जॉर्ज ने एरिक को थर्ड वॉल्यूम देने से इनकार किया था तो गुस्से में एरिक ने जॉर्ज को सीढ़ियों से धकेल कर मार डाला और डील्डस का वॉल्यूम 3 चुरा कर ले आया। उसने जॉर्ज के बुक शॉप में आग लगा दी थी ताकि ये बिल्कुल एक्सीडेंट लगे। उसके बाद ही उसने बुक फेयर में अनाउंस किया था कि कुछ महीनों में वो डील्डस का वॉल्यूम 3 पब्लिश करेगा। इस तरह एरिक अपने मुंह से कबूल कर लेता है कि उसने चोरी की और जॉर्ज का कत्ल भी किया। बाहर से पुलिस भी इनकी बातें सुन रही होती है, लेकिन उन्हें एलेक्स की बात नहीं सुनाई देती, क्योंकि जब वो बात कर रहा था ना तो उसने माइक को कवर कर दिया था। पुलिस फिर एरिक को पकड़ कर लेकर जाती है, क्योंकि उसके खिलाफ अब सॉलिड एविडेंस मिल चुका है। यहाँ तब एलेक्स को चैन आता है, इसलिए नहीं कि उसका बुक हिट हुआ, बल्कि इसलिए कि जिस जॉर्ज को वो अपना दादाजी मानता था, उनसे बहुत प्यार करता था, उनके कातिल से उसने बदला ले लिया है। और इसी के साथ दोस्तों ये